Hey guys, welcome to my channel Achievers Academy. I'm your friend, your teacher निशा शर्मा. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड. सो गाइज हम CDP के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं. उसके अंदर हम 16 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं. मीन्स ऑलरेडी मैं 16 पार्ट आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ. सो लेट गेट स्टार्टेड. पार्ट नंबर 17. ये CDP सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, DT+B KVS या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो द क्वेश्चन इज़, क्योंकि ऑलरेडी 16 कर चुके हैं, उससे आगे हम चल रहे हैं. आप ये सीरीज़ पूरी अच्छे तरीके से देखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. बहुबुद्धि के सिद्धांत. तो एवरीबडी नोज बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको हम मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं. तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर. तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है. उसमें जो एयरफोर्स पायलट है उसके लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है. मतलब जो एयरफोर्स में पायलट बनता है उसके लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है. तो जो पायलट बनता है, आपको पता है पायलट जो बनता है, तो पायलट अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से रखता है. तो इसके लिए एक बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं. हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल वीडियो में करवा रखी है और मैं लिख के देती हूँ कि सीटेट के हर एग्जाम में कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है. अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और भाषिक लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, और अंतर्वैयक्तिक और जो अंतर्वैयक्तिक है वो इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन की परिभाषा में जो जी फैक्टर है, मतलब जो स्पीयरमैन है उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसको हम बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी. तो 2 फैक्टर थ्योरी में GS वर्ड दिया था. G मीन्स जनरल, S मीन्स स्पेसिफिक. तो G क्या है? जनरल बुद्धि. जनरल को क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि. तो पूछा है G किसको इंडिकेट करता है, तो G इंडिकेट करता है सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस. स्पीयरमैन क्या कहता है? जो इंसान में बाय बर्थ होती है वो जनरल इंटेलिजेंस होती है, जो जन्मजात होती है, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को वो एक्वायर करता है, मतलब वो अर्जित होती है. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है. मतलब जेंडर सिमिलरिटी का मानदंड क्या हो सकता है. मतलब कुछ स्टेटमेंट है जिसमें आपने बताना है कि जेंडर सिमिलरिटी का क्या मानदंड हो सकता है. विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब जेंडर सिमिलरिटी यहाँ पर नहीं हो रही. भाई इन्होंने जेंडर सिमिलरिटी की बात हो रही है, तो कंपैरिजन कभी जेंडर सिमिलरिटी नहीं होता. कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, मतलब सबने विशेष रूप से योग्यताएं, समान रूप से योग्यताएं जो है अचीव की हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या की तुलना. कक्षा छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है. 1 मिनट. निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड. ओके, लिंग समानता का मानदंड मतलब आपको एक स्टेटमेंट बता रखी है कि किसके अंदर जो जेंडर समानता है, ये मानदंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश वर्जन होता इट्स बेटर, लेकिन फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है. ये कह रहा है कि मानदंड का मतलब क्या होता है. एक तरह से हमने किसी चीज़ को मान लेते हैं, भाई इस चीज़ के आधार पे ये होगा, तो कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें लिंग समानता का मानदंड हो सकता है. तो महिला में पुरुष और महिला शिक्षक. अब शिक्षकों को की संख्या की तुलना महिलाओं की, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता. विद्यालय से बाहर आयोजित, ये भी नहीं हो सकता. कक्षा 12 में पूछने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या में तुलना, या शिक्षक और महिलाओं. देखो शिक्षकों का कोई रोल नहीं होता जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात है. तो यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या ही कोई मानदंड बनाते हैं. कैसे भाई, एक विद्यालय है उसमें गर्ल्स भी बराबर हैं, बॉयज़ भी बराबर हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड है जेंडर बाइसेस का. ठीक है. मतलब सॉरी, नॉट जेंडर बाइसेस, लिंग समानता का. नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षक की मदद करता है. व्यक्तिगत अंतर का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर बच्चा एक दूसरे से अलग अलग होता है. तो इसमें पूछा है कि शिक्षकों की कैसे मदद होती है. पिछड़े विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करने में, निरर्थकता को समझाने में, व्यक्तिगत अंतरों में शिक्षार्थियों की सफलता की स्वीकृति, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में. अब आप देखिए, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो यदि टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान है, टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझता है, तो क्या होगा भाई, हर बच्चा अपने आप में क्या होगा, वो हर बच्चे को समझ पाएगा, उनको असेस कर पाएगा. तो डी इज अ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन, जो मतलब स्कूल पर डिपेंड होता है, ऐसा जो आकलन होता है, जो असेसमेंट होता है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित होता है. ठीक है. क्या आकलित किया जाए, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है. रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने में सीखने का संवर्धन करता है. परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है. आपको पता है
कोई भी या किसी भी टाइप का जो असेसमेंट होता है, यदि आप असेस हो रहे हैं तो असेसमेंट होने से क्या होता है, आपकी नॉलेज, आपका सीखने, आपकी प्रतिपुष्टि मतलब ही फीडबैक होती है। और फीडबैक मतलब क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो फीडबैक करने से आप में क्या होता है, संवर्धन होता है। देखो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में क्या होगा, आपका संवर्धन होगा ना। कोई भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो आपको अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी फीडबैक आती है, तो उसमें क्या होगा, संवर्धन होगा। संवर्धन मतलब इज अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ बढ़ोतरी। नेक्स्ट कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प आकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। कि कक्षा है उसके अंदर स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो समाज में क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो कि समाज के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इसको दर्शाने के लिए उनको एक नोटबुक मतलब दे दी गई है। उसके अंदर विविध शिल्प कृतियाँ मतलब डिफरेंट आकृतियाँ, शेप या कुछ भी बना के उनको संयोजित किया जा रहा है। बच्चों से कह रखा है इनको संयोजित करो। तो निबंधात्मक आकलन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई। निबंधात्मक में तो क्या एक ही चीज़ पे निबंध लिखवा देते हैं, बट यहाँ पर समाज के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट है। कोई घटना को यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया जा रहा, घटनाव्रत अभिलेख नहीं होगा। समस्या समाधान, कोई भी समस्या समाधान अभिलेख भी यहाँ पर नहीं है भाई। पोर्टफोलियो आकलन, पोर्टफोलियो आकलन यहाँ पर आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, पोर्टफोलियो वैसे तो बच्चे का होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, किसी भी चीज़ का, ही बच्चे को लेके भी आ सकता है ये। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को सिक्वेंशनल कर्मिक रूप से आप असेसमेंट करके उसका इवैल्यूएशन करते हो, तो डेट इज पोर्टफोलियो आकलन। तो यहाँ पे देखो समाज में के लिए आप क्या कर रहे हो, विविध शिल्प आकृतियों, डिफरेंट शेप्स में आप उसको नोट कर रहे हो, तो मतलब उसको सिक्वेंशनल तरीके से आप उसका असेस कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी असेस होता है तो पोर्टफोलियो कहलाता है। किसी भी चीज़ का निरंतर क्रमिक कुछ भी हम लिखते हैं तो पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। मीन्स कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास में गलतियां करते हैं, आपको प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है कि भाई बच्चे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनका बुद्धि स्तर क्या है, निम्न है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है। संकल्पनात्मक का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों के अभी क्लियर नहीं है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है सीटेट 2015 क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है, वो अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। बच्चों की आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब हम दो पे अटक जाते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये जो आंसर लिखे इधर गलत है, इन पे मत जाया करो। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो या तो बी ऑप्शन होगा या सी। ध्यान से अब बी सी को पढ़ते हैं। बच्चे में अभी तक संकल्पना स्पष्ट नहीं है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आपको अपनी शिक्षण विधि में चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है, अनुशासनहीनता। देखो अब एक आधा बच्चा गलती करता है, यदि क्वेश्चन आता है एक ही बच्चा गलत कर रहा है बार बार, बाकी पूरी क्लास ठीक कर रही है, तो इसका मतलब उस एक बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी हम बच्चे में प्रॉब्लम तो देते ही नहीं चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार। तो यहाँ पर मतलब वो गलतियाँ कर रहा है, कुछ मतलब मोस्टली ठीक कर रहा है, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, तो मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आपको देखना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ाओ कि सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आपको पता है ना सीटेट या कोई भी पेडागोजी है तो उसमें भाई बच्चा महान है, टीचर की ही गलती हो सकती है, तो आंसर इसका रहेगा बी। नेक्स्ट है कक्षा परीक्षणों में, एक्चुअली बाइलिंगुअल थोड़ा बेटर रहता है बट आई विल एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेजेस। कक्षा परीक्षण मतलब जो टेस्ट होते हैं में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है और असफलताओं का स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चे में कुछ निश्चित सह क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति एवं आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण होना चाहते हैं, ये कह रहा है कुछ जो असेसमेंट आप टेस्ट वगैरह ले रहे हो उसमें बच्चे प्रदर्शन करने में बच्चों को असफलता मतलब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, असफलता हो रही है, तो हमें इस बात की तरफ ले जाती है कि भाई बच्चे असफल क्यों हो रहे हैं। मान ले आप कुछ भी करवा रहे हो और बच्चे बार बार असफल हो रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, यार देखो तो सही मेरा जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, जो मैं टेस्ट नहीं ले रही, मैं क्या नहीं कर रही, मतलब कहाँ कमी रहेगी बच्चों में। तो आपको अपने पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आपकी जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको विचार करने की आवश्यकता है, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? मतलब आपको बताना है कौन सी आकलन की जो पद्धति होती है विद्यार्थियों की सर्वोत्तम मतलब जो बेस्ट जो क्षमता है उनको दिखाती है, कौन सी जो पद्धति है? जब विद्यार्थियों की बहुविकल्प पे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न दिए जाते हैं तो परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। जब परीक्षा में अंक और विद्यार्थी की योग्यताओं के बीच सकारात्मक सहसंबंध बल दिया जाता है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थियों में वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में शिक्षा विद्यार्थी के द्वारा दिए गए अंक और स्थान की सफलता एकमात्र है। तो आपको पता है आकलन पद्धति विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो जो सर्वोत्तम क्षमता है उसको कब पोषित करेगी भाई? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों के आकलन मतलब जब विद्यार्थियों को विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता तो ही तो सर्वोत्तम क्षमता सामने आती है। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है मतलब जो ZPD है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की वो क्या है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना नहीं। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं इसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर बच्चे का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करे गए सहयोग की। देखो वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? वाइगोस्की क्या कहता है? ये बच्चा है। वाइगोस्की कहता है जब बच्चा पहली बार कुछ भी सीखता है तो उसको बड़े इंसान की हेल्प लेनी चाहिए। बच्चे को यहाँ बहुत कम आता है, वो हमेशा हेल्प से सीखता है सोसाइटी की। तो यहाँ जो बच्चे को आता था और यहाँ जो उसने हेल्प से सीखा तो उसके बीच में एक क्षेत्र तैयार हो जाता है डेवलपमेंट का, जो कि बच्चे का यहाँ से लेके और यहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बीच में जो क्षेत्र तैयार हुआ है ये क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो प्रोसेस होती है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस होती है मतलब यहाँ से यहाँ तक बच्चा पहुँचा है तो उसने कुछ सीखा है, फिर अपना सीख के वो औरों को भी हेल्प कर रहा है। ये जो प्रोसेस होती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो टू डिफरेंस है, जो प्रक्रिया होती है स्कैफोल्डिंग कहलाती है और जो क्षेत्र बनता है वो ZPD कहलाता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन क्या है? मूल्य, विश्वास, उपेक्षाओं को अर्जित करना, मित्रों के साथ सामाजिक बनना, भाई दोस्तों के साथ सोशल होना या समाज को देखना। वेट घुलने मिलने के समायोजन, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना। इसका फर्स्ट ही आंसर बनेगा भाई कि सोशलाइजेशन क्या होता है? मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करना। भाई समाज के मूल्य, समाज के फेथ, समाज से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनको अर्जित करना मतलब उनको ग्रहण करना, उनको सीखना ही सोशलाइजेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान से पता चलता है। अनुसंधान मतलब काइंड ऑफ रिसर्च से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक सत्रों पर विभेदीकरण पाया जाएगा। विभेदीकरण मतलब डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8, प्राथमिक मतलब 1 to 5। ठीक है, उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 में कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है? मतलब आपको चेफोर स्टेटमेंट है, आपको बताना दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों की सामाजिक आर्थिक परिवेश में बच्चों को बहुत कम उपेक्षाएं होती हैं। मध्याह्न भोजन के दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन है। लड़कियों को गणित और विज्ञान विषय के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। और अध्यापकों को सामाजिक आर्थिक परिवेश चाहे बच्चों, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। इसने कहा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण नहीं है? तो अध्यापक पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, तो यही आंसर रहेगा। बाकी तीनों स्टेट विभेद को दिखा रही हैं। नेक्स्ट है एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। मतलब बहुसांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? मल्टी कल्चर, जहाँ डिफरेंट कल्चर से बच्चे हैं। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो अध्यापिका वो सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित सम्मिलित हो। भाई क्या होना चाहिए? आप कुछ असेसमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए? आकलन में उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अधिगम के न्यूनतम सत्रों का अनुपालन करने के लिए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। अब देखो बहुसांस्कृतिक कक्षा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा आंसर देख के लगा देंगे, सी वाला ऑप्शन लग रहा है। बट यहाँ ध्यान से देखो, ये कह रहा है बहुसांस्कृतिक की मल्टी कल्चर की कक्षा है। तो मल्टी कल्चर कक्षा के लिए आपको क्या जरूरी है? आपको बच्चों का कल्चर बैकग्राउंड ही तो पता होना चाहिए, कौन किस कल्चर से, कौन किस कल्चर से, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको आपको एक्ट करना चाहिए आगे ध्यान से।
नेक्स्ट है कोहलबर्ग के सिद्धांत में एक प्रमुख आलोचना है। कोहलबर्ग एवरीबडी इज नोज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोहलबर्ग 3 लेवल और 6 स्टेजेस में कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया था किस बेस पे। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक से सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऐसा नहीं है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल उल्लेख है भाई। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। हाँ, कोहलबर्ग सिर्फ नेचर को ही महत्व देता है, संस्कृति को उसने इन्वॉल्व नहीं किया। तो जो कल्चर से रिलेट बंदे थे उन्होंने इस आधार पे इनको क्रिटिसाइज किया है, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है, तो वह क्या होता है। अब देखो ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, तो उसमें आत्मबोध समझ लो, अपने आप से रिलेटेड, अपने इमोशन से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड। जब हम कुछ भी अपने इमोशंस और अपने आप से रिलेटेड करते हैं तो वह बुद्धि होती है अंतर्वैयक्तिक। ये तो आप रट लो, हार्वर्ड गार्डनर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो हार्वर्ड गार्डनर की स्पेशल करवा रखी है मल्टी इंटेलिजेंस, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और सीटेट में 2-2 क्वेश्चन आते हैं और एस्टेट में भी हमेशा आता है। और ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बच्चा खुद की बुद्धि, खुद आत्मबोध मतलब अपने लिए हमेशा सोचता है, तो वह अंतर्वैयक्तिक होती है। ठीक है, इंट्रापर्सनल, तो ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। विच इज द थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा है। विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्यों क्रिया की वजह से घटित होता है। मतलब जो विकास होता है उसमें परिपक्वन मतलब काइंड ऑफ मैच्योरिटी, आपको मैच्योरिटी और आप जो भी इंटरेक्शन करते हो उससे होता है, बिल्कुल होता है भाई। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं, सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकता विकास, क्योंकि आइडियाज़ होते हैं। विकास एकमात्र निर्धारित ऐसा नहीं है। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता है विकास मैच्योरिटी और जो अन्य क्रिया मतलब जो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है उनसे ही बनता है। वाइगोस्की और प्याजे के जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रमुख विभिन्नता क्या है, मतलब डिफ्रेंशिएशन पूछा है। वाइगोस्की और प्याजे के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना है। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना है। भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण है। बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध करवाने की भूमिका है। तो भाषा और चिंतन के बारे में उनका अलग अलग दृष्टिकोण है। वाइगोस्की भाषा और चिंतन के बारे में अलग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वाइगोस्की कहता है कि बच्चे जन्म के साथ पैदा होते हैं, उनमें जन्म से ही एक एलईडी डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लेकिन प्याजे ऐसा नहीं कहते, प्याजे एनवायरनमेंट को महत्व देते हैं। तो ये इन दोनों की क्या है, प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सामान्य ग्रुप में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में मतलब सामान्य पुरुष में XY होते हैं। तो एवरीबडी नोज महिला में XX होते हैं क्रोमोसोम, तो महिला में हमेशा XX गुणसूत्र होते हैं। और जब XX मैच होता है तो फीमेल चाइल्ड होती है, और XY जब मैच होते हैं तो मेल चाइल्ड का बर्थ होता है। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स हैं कि ये कर लो, ऐसा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, बड़े साइंटिफिक होता है, गुणसूत्र मैच होते हैं। तो महिला में एवरीबडीज नोज XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। शैशव काल की अवधि क्या होती है, जो आपका शैशव काल होता है इसकी अवधि क्या होती है, तो जन्म से 2 वर्ष मानी गई है भाई शैशव काल की अवधि। विकास जनरल से स्पेसिफिक होता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशेष होता है। कई बार ये विशेष से सामान्य कर देते हैं बच्चे, तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज़ करता है, फिर स्पेसिफिक की तरफ जाता है। नेक्स्ट है जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को स्वाभाविक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करके क्रम में सुगम बना देते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है। मैंने अभी समझाई थी कि ये जो चीज़ है एक वयस्क सहयोग के सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब सहयोग से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन की ओर सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको भी क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक सेकेंड, जब वयस्क सहयोग के सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर पर प्रगति की ओर ले जाते हैं, तो समीपस्थ विकास, सहभागी विकास, सहयोगात्मक अधिगम और सहयोग देना।
देखो ये क्या कह रहा है, एक वयस्क है वो बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन की संभावित क्षमता को प्रगति के क्रम पर ले जाते हैं। हाँ, तो इसमें स्पष्ट विकास ही बनेगा भाई कि बच्चे में जो है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो ये जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो आपको पता है नवीन जानकारी आपने कुछ हासिल कर ली और उसको ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, तो ऐड ऑन करना असिमुलेशन कहलाता है। जो आप ऐड ऑन करते हो वो असिमुलेट करना कहलाता है वर्तमान स्कीमा में। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन रखा वर्तमान स्कीमा में बदलाव ऐड ऑन करके, लेकिन नवीन जानकारी शामिल करके, शामिल करना मतलब उसने ऐड ऑन करा है, ऐड ऑन करके वो असिमुलेट करता है। ये प्याजे का मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बना रखा है। इसमें एक प्याजे की 2 वीडियो है, एक में तो मैंने आपको थ्योरीज बता रखी है और एक में सिर्फ ये सारे वर्ड जो है क्लियर कर रखे हैं सारे के सारे अच्छे तरीके से। मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बजाय अधिक होता है। जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें जो भाषा है, मतलब 2 ऑप्शंस आपको गिवन है कि क्या होता है। तो समाजीकरण की बजाय आपको पता जो मध्यावस्था बच्चा होता है उसमें बच्चा सोशलाइजेशन में कम होता है और अहम केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है बच्चा। तो समाजीकरण की बजाय अहम केंद्रित होता है बच्चा, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है। तो एवरीबडी नोज बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को कोने बिठाना नहीं, ये सारी गलत हैं। बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं। कक्षा अध्यापक में रागों को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत को बजाते हुए सुना गया। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि रागों में कौन सी बुद्धि है, मतलब रागों है एक कीबोर्ड पर जो है म्यूज़िक सुना रहा है, तो रागों में कौन सी बुद्धि है। तो रागों में म्यूज़िकल जो है इंटेलिजेंस है भाई, ठीक है, क्योंकि वो खुद से कुछ म्यूज़िक की धुन बजा रहा है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छा होते हैं, तो एवरीबडी नोज जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि लड़के लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये जेंडर बाइसेस को शो करती है। आई थिंक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 30 का ही सेट लेते हैं क्योंकि एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड होप गाइज यू लाइक दिस सीरीज़। आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल। और आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी को नोट्स लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोचिंग लेना है तो कोचिंग भी थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आप कॉल कर सकते हैं 7015467794 7015467794। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्ट विद मी। बाय बाय।